हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का 10th चैप्टर जो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और क्या सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेम तरीके से रेस्पायर करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फर्स्ट पैरा में दिया हुआ है कि बूझो नाम का जो बच्चा है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ मिलने जाता है और फिर बहुत तेज़ से भाग के आता है। तो जब भाग के आता है तो फिर उसको पता चलता है कि अरे वो तो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। तो वो उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब वो भागता है तो ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, जब वो शांति से आराम से बैठा है तो ब्रीदिंग नॉर्मल रहती है, उसे एहसास भी नहीं होता कि वो ब्रीद कर रहा है। तो ये क्वेश्चन उसके दिमाग में अटक जाता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑल मेड ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है सेल, है ना। सेल से बने हैं सब। हर एक सेल अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो। अब ये जो सेल है वो अपना जो फंक्शन है परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्म करने के लिए भाई उसको कुछ चाहिए जो है एनर्जी। अब ये एनर्जी उसको मिलती कहाँ से है? ठीक है, ये एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से। जी हाँ, रेस्पिरेशन से मिलती है ये एनर्जी इसे। ठीक है, अब कैसे मिलती है ये जानते हैं। तो सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाना खाते हैं। ठीक है, तो इस फूड में एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, जो इस फूड से एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पायर करते हैं तब ये एनर्जी फूड में से रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, चलिए तो सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब रेस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जब वो ब्रीद करते हैं तो व्हेन दे आर ब्रीदिंग, वी ब्रीद इन एयर। ठीक है, और एयर में हमें मालूम है क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है जो हम ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, तो जो हम एयर ब्रीद इन कर रहे हैं ना, वो हमारी बॉडी में हर जगह पहुंच रही है, हर एक सेल में पहुंच रही है। वो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में हर सेल में पहुंचता है। ये ऑक्सीजन हेल्प करता है फूड को ब्रेक करने में। ठीक है, तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल to release energy is called cellular respiration। ठीक है, अब हर सेल में ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, सेल में देखो फूड तो पहुंच गया है, मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, है ना, एब्जॉर्प्शन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन वाटर का होता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन फूड का होता है। ठीक है, याद है विलाय, याद है आपको विलाय? विलाय क्या करता था? सरफेस एरिया इंक्रीज करता था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो प्रेजेंट है। तो सरफेस एरिया किसके लिए इंक्रीज करता था? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब फूड जब एब्जॉर्ब हो गया तो वो हमारी पूरी बॉडी के जितने सेल्स हैं सब जगह पहुंच गया वो फूड। ठीक है, अब हमारे हर सेल में फूड तो प्रेजेंट है, और किस फॉर्म में प्रेजेंट है भाई? ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि वो फूड तो डाइजेस्टेड है ना। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, है ना, तो इनसे एनर्जी मिल रही है। अब जो ग्लूकोज है हमारे हर सेल में प्रेजेंट है।
जब ये ऑक्सीजन जाता है, जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं एयर, उसमें ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन भी हमारे हर सेल में पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन जब गया तो इसने पता है क्या किया, इसने इस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए एनर्जी मिल गई, एनर्जी हमारे सेल्स यूज़ कर लेते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्रीद आउट कर देते हैं हम, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। उनको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब वो प्रोसेस जो होता है रेस्पिरेशन का उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बोलेंगे एनारोब्स, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं उनको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एरोब्स बोलेंगे उनको, ठीक है। चलिए यहाँ हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। इन द सेल द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. Food can also be broken down without using oxygen और उसको बोलते हैं anaerobic respiration, ठीक है। Breakdown of food will release energy, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोज है, यहाँ पे देखो ये गलत छप गया है, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। ये अल्कोहल काट दीजिएगा, ठीक है। ग्लूकोज और एरो, एक सेकेंड, ये हो गया ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, गलत छपा है। ये हो गया हमारा कौन सा, एरोबिक, ठीक है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया ये, ठीक है। अब देखिए एनारोबिक कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विल गिव अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। और इन ऑर्गेनिजम्स को जो इन एब्सेंस ऑफ एयर रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनारोब्स। क्या एग्जाम्पल है भाई, ईस्ट है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी कहीं कोई सेल्स हैं जो बिना ऑक्सीजन के फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। वो कब होता है, कहाँ होता है, जो हमारे मसल सेल्स हैं वो ना कभी कभी एनारोबिकली एनर्जी को रिलीज़ करवाते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हर सेल को और ज़्यादा ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आपने ये ऑब्ज़र्व किया है, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते तो ब्रीदिंग आपकी फ़ास्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी को रिलीज़ कराने के लिए। जब उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी सेल्स को नहीं मिल पाती है तो वो क्या करने लगते हैं, वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करने लगते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है our muscle cells can also respire anaerobically but only for a short time, ठीक है। और ये टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के चलते करना पड़ता है इनको। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे फास्ट रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई फॉर मैनी आवर्स, और हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट की डिमांड है वो हाई हो जाती है। तो जब हमें हमारी ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड है, वो ऑक्सीजन से एनर्जी जो हमें प्रोवाइड हो रहा है वो भी लिमिटेड है। लेकिन जब हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज इन मसल्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ठीक है। तो जो ईस्ट में होता है वो डिफरेंट है। ईस्ट में जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रहा है,
ठीक है। ये अल्कोहल बन रहा है, इसीलिए ईस्ट को कब यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन के टाइम में अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करते हैं ईस्ट को, इसीलिए क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से अल्कोहल बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे मसल सेल्स हैं वो जब एनर्जी रिलीज़ कराते हैं एनारोबिकली तो लैक्टिक एसिड बनता है, अल्कोहल नहीं बनता है। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि मसल सेल्स हमेशा ही एनारोबिकली रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, नहीं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। ये हमारे मसल क्रैम्प्स भी होते हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये एनारोबिकली रेस्पायर हुए हैं, इसीलिए ये लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाती है तो हमारे मसल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और ये जब एक्यूमुलेट हो जाते लैक्टिक एसिड, यही वजह है मसल क्रैम्प्स की, ठीक है। चलिए, वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स। कैसे हम रिलीफ पाते हैं, जब हॉट वाटर में या मसाज लेते हैं या हॉट वाटर बाथ लेते हैं तब, क्योंकि हॉट वाटर बाथ या मसाज हमारा ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, और हमारे जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, जिसकी वजह से वो एरोबिकली रेस्पायर करने लगते हैं और फिर लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन भी हो जाता है, ठीक है। यही ऑक्सीजन बाद में लैक्टिक एसिड को ब्रेक करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन इन ब्लड. As a result, the supply of oxygen to the muscles increase. The increase in supply of oxygen result in complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग में क्या है, जब आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी नॉस्ट्रल और माउथ को बंद करना है और फिर फील टाइम देखना है, ठीक है, कि कितनी देर तक आप बिना सांस लिए रह सकते हैं. तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा देर के लिए नहीं रह पाते हैं. ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है, ब्रीदिंग का मतलब होता है टू टेक एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ किसके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ठीक है, जो एयर हम इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर इनटेक कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, इनहेलेशन. क्या बोलते हैं, इनहेलेशन. इनहेलेशन क्या होता है, टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर. और एक्सहेलेशन इसका उल्टा हो जाएगा. क्या होगा एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन होता है टू गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. ठीक है, ये हो गया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा, ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए. इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है. ठीक है, चलिए, तो जब ये हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं, इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं, इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस को हर ऑर्गेनिज्म बिना नोटिस किए करता रहता है. इसी को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं. ठीक है, अब ब्रीदिंग कितनी बार आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं इन 1 मिनट, वो क्या हो जाएगा आपका ब्रीदिंग रेट. ठीक है, ब्रीदिंग रेट हो जाएगा वो. ये नॉर्मली कितना होता है, 15 to 18 टाइम्स नॉर्मली ब्रीदिंग रेट होता है हर एक इंसान का. ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि हम फास्ट हो जाती है हमारी ब्रीदिंग. ये नॉर्मली द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट. ठीक है, ब्रीदिंग में क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनहेल किया उसको 1 काउंट कर लिया, एक्सहेल किया उसको 2 काउंट कर लिया, नहीं. इनहेल किया फिर एक्सहेल किया, दोनों मिला के 1 टाइम आपने ब्रीद किया. ठीक है,
इस तरह से आपको अपनी ब्रीदिंग रेट भी पता होनी चाहिए, तो आप अपनी ब्रीदिंग रेट भी काउंट कर सकते हैं आराम से। ऐसे नॉर्मल बैठ जाइए, कुछ नहीं, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करने के बाद नहीं, नॉर्मली बैठ के उसके बाद फिर आप काउंट कीजिए, टाइम देखते रहिए कि कितनी बार आपने इनहेल एक्सेल दोनों, इनहेल किया फिर एक्सेल किया 1, फिर इनहेल किया एक्सेल किया 2, इस तरह से आपको काउंट करना है। वो होती है आपकी ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट में आपने कितनी बार किया वो आपको यहाँ पे लिखना भी है। यहाँ देखिए एक्टिविटी दी हुई है, आप अपना कीजिए, फिर अपने क्लासमेट्स का कीजिए, नॉर्मल भी करके उसके बाद फिर आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद कितना ब्रीदिंग रेट है, आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, और फिर एट रेस्ट। ये सब आपको यहाँ पे नोट करना है। इससे आपको पता चलेगा ब्रीदिंग रेट कैसे हर अलग अलग कंडीशन के अंडर डिफरेंट होती है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि हाँ, तो आपको इस एक्टिविटी से क्या पता चलेगा कि जब भी इंसान को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उस टाइम हमारी ब्रीदिंग फास्टर हो जाती है। ठीक है, from the above activity you will realize that whenever a person needs extra energy he or she breathes faster. As a result, more and more oxygen is supplied to our cells and it speeds up breakdown of food and release of more and more energy. ठीक है, इसीलिए दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि आपको क्यों भूख लग जाती है। आप जब फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा भूख क्यों लगती है, यही एक वजह है ये भी। ठीक है, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, ऑन एन एवरेज an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. आप नॉर्मली 15 to 18 टाइम्स 1 मिनट में ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो इट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। लेकिन ये डिपेंड करता है, अलग अलग इंसान का अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग का पूरा ख़त्म। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 10.3। तो एक्टिविटी 10.3 में यहाँ देखिए अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो एक्टिविटी 10.3 देखते हैं, इसमें क्या है, अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई है। आपको बताना है कि किस एक्टिविटी में ब्रीदिंग रेट कैसी होगी, स्लो होगी, फास्टर होगी, कैसी होगी। ठीक है, नाउ हाउ डू वी ब्रीथ, ये आता है क्वेश्चन हमारे अंदर, हाउ डू वी ब्रीथ। तो इसमें हम जानेंगे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम। ये देखिए, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमने ब्रीद इन किया ये नेज़ल पैसेज से, हमारे नॉस्ट्रल्स जो होते हैं उनसे हम ब्रीद इन कर रहे हैं। ठीक है, वो इस तरह के होते हैं, नेज़ल पैसेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, एयर यहाँ से हमने अंदर ली, ठीक है, यहाँ से अंदर गई। अब उसके बाद फिर ये देखिए, ये विंड पाइप है, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं या इसको ट्रैकिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रैकिया से होते हुए फिर ये देखिए हमारे लंग्स हैं, ये जो अंदर पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये लंग्स हैं। ठीक है, ये लंग्स के अंदर देख रहे हैं ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, तो ये अंदर जाके फिर हमारे जो पूरा लंग्स है उसके अंदर हमारा एयर चला जाता है। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ लंग है। ठीक है, और इस लंग के देख रहे हैं चारों तरफ हमारे रिब्स हैं। ठीक है, ये रिब्स हैं, और ये जो नीचे इस तरह से शीट जैसा है बेटा, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, ये होता है डायाफ्राम। ये जो रिब्स हैं इन्होंने हमारे लंग्स को एकदम पैक करके रखा होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप महसूस करेंगे और आगे हम इसमें पढ़ेंगे भी, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे जो रिब्स हैं ना ये बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, सो दैट हमारे जो लंग्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दे सके, और जो डायफ्राम है ये नीचे हो जाता है। ठीक है, और ताकि लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिले एयर को लेने के लिए, लंग्स फूल जाते हैं। ठीक है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारे जो रिब्स हैं दे गो बैक टू
दिस देयर प्लेस, और जो डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव होता है सो दैट लंग्स कंप्रेस हो, ठीक है। कंप्रेस होंगे तो हमारा जो एयर है वो ब्रीथ आउट होगा, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक सेकेंड, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। So normally we take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal passage. मैंने आपको दिखाया अभी नेज़ल पैसेज। अब नेज़ल पैसेज से होते हुए एयर कहाँ पहुँचता है बेटा? लंग्स में पहुँचता है थ्रू विंड पाइप। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, ठीक है। वो चेस्ट कैविटी सराउंडेड होती है बाय रिब्स ऑन द साइड्स, ठीक है। और एक लार्ज मस्कुलर शीट होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। वो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी भी डायफ्राम को बोला जाता है, ठीक है। और ब्रीदिंग में क्या है? ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज। मैंने बताया ना, इनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट, वही है ब्रीदिंग में। क्या इन्वॉल्व है? रिब केज का और डायफ्राम का मूवमेंट होता है, ठीक है। जब इनहेल करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और फील भी कीजिए। आप अपना हाथ अपने चेस्ट पे और एब्डोमेन एरिया में रखिए और फिर फील कीजिए, इनहेल कीजिए तो आपको कैसा फील हो रहा है कि रिब्स ना मूव अप हो रहे हैं एंड दे आर मूविंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ आते हैं। और जो डायफ्राम है इट मूव्स डाउन, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है सो दैट इट इंक्रीजेज द स्पेस इन अ चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स, ठीक है। लंग्स आर गेटिंग फिल्ड विद एयर, ठीक है। तो फूल जा रहा है तो उसको फूलने के लिए स्पेस भी तो चाहिए, ठीक है। इसीलिए रिब्स जो है अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव होते हैं और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव होता है, ठीक है। अब ये हो गया इनहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या होगा? एक्सहेलेशन में इसका उल्टा हो जाएगा। रिब्स क्या होंगे? रिब्स विल मूव डाउन एंड इनवर्ड एंड डायफ्राम विल मूव अपवर्ड्स, ठीक है। तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इससे क्या होगा? साइज जो है हमारी चेस्ट कैविटी का वो रिड्यूस हो जाएगा और एयर विल बी पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। इस मूवमेंट को हम फील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप करके देखिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। यू विल फील दैट योर डायफ्राम इज मूविंग डाउनवर्ड व्हेन यू ब्रीथ इन एंड इट मूव्स बैक अपवर्ड व्हेन यू ब्रीथ आउट, ठीक है। After having learned that during breathing there is change in size of the chest cavity, now everybody will get involved in expansion competition। ये देखिए यहाँ चेस्ट एक्सपेंशन competition भी होता है। वो बोलते हैं ना कि 56 इंच का सीना है, ठीक है। तो वही वाला है चेस्ट एक्सपेंशन competition, ठीक है। तो ये भी आप करके देख सकते हैं कि किसका कितना ज़्यादा एक्सपैंड होता है, कितना रिलैक्स होने पर होता है, ठीक है। ये भी एक तरह की एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं। तो स्मोकिंग क्या करते हैं? स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, ठीक है। तो स्मोकिंग क्या करता है? इट इज़ लिंक्ड विद कैंसर एंड इट डैमेजेस लंग्स, ठीक है। सो इट मस्ट बी अवॉइडेड। दिस हैज़ बीन रिटन इन योर बुक। तो एयर जो है, एयर हमारे आसपास जितनी एयर है, मैंने आपको बताया था उसमें डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है, पॉलिन्स भी होता है। तो जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारे नॉस्ट्रल्स में ना छोटे छोटे हेयर होते हैं, ठीक है। वो हेयर में वो डस्ट और जो पॉलिन है वो ट्रैप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दीज पार्टिकल्स मे गेट पास्ड फ्रॉम दीज हेयर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इरिटेट करते हैं हमारे जो लाइनिंग है ना कैविटी की, जो हमारी विंड पाइप है, इनकी जो या लंग्स वगैरह हैं, तो इनकी कैविटी में ना इरिटेशन होती है। इसी वजह से छींक आती है, स्नीजिंग होती है। और स्नीजिंग जब होती है तो क्या होता है? जितना भी जो फॉरेन पार्टिकल जो इरिटेंट था ना हमारे अंदर, इट मूव्स आउट with during sneezing, ठीक है। sneezing expels these foreign particles, ठीक है, such as dust and pollens, ठीक है। so that हमारे अंदर सिर्फ क्लीन एयर ही जाती है।
सो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, टेक केयर व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट फॉरेन पार्टिकल्स दैट यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन। ठीक है, ये हो गया हमारा स्नीजिंग क्यों होती है इसके बारे में। अब देखिए ये एक्टिविटी वही दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है कि टेक अ डीप ब्रेथ एंड मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये एक्टिविटी हो सकता है आपकी टीचर आपसे करवाएं। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे भी दिया हुआ है, व्हेन यू आर टेकिंग इन एयर, व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, तो रिब्स आर मूविंग अपवर्ड एंड डायफ्राम इज मूविंग डाउन। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, रिब्स मूव बैक एंड डायफ्राम ऑल्सो मूव्स बैक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और याद रखना है आपको एकदम से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है व्हाट डू वी ब्रीद आउट। तो हम ब्रीद आउट क्या करते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कि मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम ब्रीद आउट करते हैं, लेकिन कभी कभी आपने नोटिस किया होगा जब आप मिरर्स पे या किसी ग्लास पे जब एक्सेल करते हैं तो एक एक फिल्म सा बन जाता है ना मॉइस्चर का। ठीक है, तो उससे आपको क्या पता चल रहा है कि हम ड्रॉप जो है वाटर वेपर भी रहता है जो भी हम एक्सेल करते हैं उसमें। ठीक है, सो वी एक्सेल मिक्सचर ऑफ गैसेस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा ओके। थोड़ा सा ये प्राणायाम के बारे में बताया कि प्राणायाम क्यों करना होता है। प्राणायाम एक ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है विच इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर, सो दस ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एंड मोर एनर्जी। इसीलिए प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, करनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से ये एक्टिविटी है कि आपने लाइम वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और एक स्ट्रॉ डालना है उस लाइम वाटर में और फिर एक्सेल करना है। ठीक है, मुंह से। तो मुंह से जब एक्सेल करेंगे ना, दिस लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। ठीक है, ये मैंने आपको इस पिछले चैप्टर्स में बताया हुआ है कि क्यों मिल्की हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जो भी हम एयर एक्सेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए लाइम वाटर को मिल्की बना दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर। तो इनहेल्ड एयर में कितना है, 21% ऑक्सीजन होगा, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यही सेम कंटेंट हमारा एयर में भी होता है कि नहीं। अब एक्सेल्ड एयर में क्या होता है बेटा, 16.4% ऑक्सीजन हो गया, कम हो गया ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं आप 0.04 से 4.4% हो गया। ठीक है, तो हमारे एक्सेल्ड एयर में ये होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट। ठीक है, नाउ सॉरी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि ब्रीदिंग अलग अलग एनिमल्स में कैसे होती है। तो ये जो एलिफेंट है, लायंस है, फ्रॉग्स, गोट्स, लिजर्ड, ये सब भी जो है रेस्पायर करते हैं। इनके पास भी लंग्स होते हैं, चेस्ट कैविटी होती है इनकी भी जो है बॉडी में, और जस्ट लाइक अस ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स अलग तरह से करते हैं, जैसे कि कॉकरोच है। तो कॉकरोच के ना बॉडी के दोनों साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्पायरिकल्स। क्या बोलते हैं, स्पायरिकल्स। ठीक है, और फिर इनके अंदर नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिए। ठीक है, फॉर एक गैस के एक्सचेंज के लिए। तो जो स्पायरिकल है उससे जो है ऑक्सीजन रिच एयर इनकी बॉडी में जाता है, ट्रैकियल ट्यूब से होता हुआ डिफ्यूज़ होता है पूरी बॉडी में। देख रहे हैं ये जो ब्रांचिंग है, ये जो दिखा रहा है ना इस तरह से, ये ट्रैकिए हैं। ठीक है, और ये जो ट्रैकियल ट्यूब है ये पूरी बॉडी में है। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच एयर जब जाता है तो डायरेक्ट ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है इनकी बॉडी के सेल्स में। ठीक है, और फिर एक उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से इनके ट्रैकियल ट्यूब में आता है और फिर इट मूव्स आउट थ्रू स्पायरिकल। ठीक है, स्पायरिकल से वापस बाहर चला जाता है। ये एयर ट्यूब्स सभी इंसेक्ट्स में होते हैं। ठीक है, एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉकरोच का। कॉकरोच में स्पायरिकल होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं थ्रू दियर स्किन। ठीक है,
क्यों? क्योंकि स्किन जो होती है अर्थवर्म की, वो हमने अगर आपने टच किया हो तो इट विल फील मॉइस्ट एंड स्लाइमी, ठीक है। तो गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दियर स्किन। फ्रॉग्स में लंग्स भी होते हैं, लेकिन दे ऑल्सो ब्रीद इन थ्रू दियर स्किन, ठीक है। उनकी भी स्किन मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। अब देखिए, जो हमारी फिशेज़ होती हैं वो कैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करती हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो हमने पढ़ा था क्लास 6 में कि फ़िशेज़ में क्या होता है बेटा, गिल्स होती है, देख रहे हैं गिल्स हैं इनके अंदर, ठीक है। ये गिल्स जो है इनकी स्किन पे होती हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन, ठीक है, प्रोजेक्शंस होती हैं स्किन की, और ये जो है हेल्प करती हैं ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इस तरह से होती है फिशेस में। अब बताइए, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? येस, ऑब्वियसली। हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था, स्टोमेटा के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो जो स्टोमेटा होता है वो कहाँ होता है? लीव्स पे होती है। और लीव्स पे जो स्टोमेटा होता है, जब वो ओपन होता है तो ब्रीद इन करता है, क्या करता है? ब्रीद इन ऑक्सीजन ब्रीद इन करता है, और ब्रीद आउट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट कर देता है, ठीक है। तो इसमें भी रेस्पिरेशन के बाद ऑक्सीजन इन्वॉल्व होके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखिए, ओके, तो इस तरह से स्टोमेटा तो लीव्स पे है, तो लीव्स ने रेस्पायर किया और पूरी बॉडी में प्लांट के पहुंच गया, उस तरह से सेल्स में पहुंच गया ऑक्सीजन। अब देखिए, रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स भी रेस्पायर करते हैं। रूट्स में देखिए रूट हेयर होती है, ठीक है। वो रूट हेयर क्या करेगा, ये जो सॉइल है ना, मैंने आपको बताया था सॉइल में भी एयर ट्रैप्स होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, है ना। तो ये देखिए सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये बीच बीच में एयर है, ये रूट हेयर गया और यहाँ पे एयर जो है वो इसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। तो रूट्स ऑल्सो टेक अप एयर फ्रॉम एयर स्पेसेस इन द सॉइल प्रेजेंट बिटवीन दी सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। तो वहाँ से रूट्स भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एयर फ्रॉम दी सॉइल। इस तरह से रूट्स भी रिस्पायर कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल रिक्वायर एनर्जी, सो दे ऑल्सो रेस्पायर, ठीक है। तो हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है बता दिया, एनारोबिक ब्रीदिंग रेट, सेलुलर रेस्पिरेशन, डायफ्राम, एक्सलेशन, गिल्स, लंग्स, इनहेलेशन, स्पायरिकल ट्रैकिया, रिब्स, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। इस तरह से हो जाता है हमारा ये चैप्टर फिनिश। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये चैप्टर समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।